और इसमें ये बताता चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा तवज्जो आपकी चाहता है किसी भी बिजनेस में, दैट इज़ कैश। बेशक आप सीएफओ हों, बेशक आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हों, बेशक आप इंटरनल ऑडिटर हों, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एमडी हों, क्योंकि कैश इज़ द मोस्ट रिस्की थिंग। कैश अगर आपके पास टाइमली अवेलेबल नहीं है तो इट मे लीड टू द क्लोजर ऑफ योर बिजनेस विद इन नो टाइम। जैसे हम इसकी एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा बेटा? आप बिजली की बिल पे नहीं कर सकोगे, बिजली की बिल पे ना कर सके तो बिजली कट जाएगी, बिजली कट गई तो प्रोडक्शन रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुक गई तो लेबर तो आपके पास आ रही होगी, और लेबर से आप काम नहीं करवा पा सकते क्योंकि मशीनरी अवेलेबल नहीं है, बिजली अवेलेबल नहीं है, और ये सारा सर्कल चलता रहेगा और इवेंचुअली आपकी कंपनी क्लोज हो जाएगी। ओके, तो हम बेटा ये पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 फ्रॉम सीमा P1, दैट इज कैश फ्लो फोरकास्ट। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाना चाहिए कि आप कैश के मसाइल को समझें और उनको कैसे टाइमली हल करना है। कैश के मसाइल को टाइमली हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, और इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ पहले। दिस इज फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक, सीमा सॉरी वैन हॉर्न की ये बुक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी, ठीक है बेटा। तो इसमें एक ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम अपने जहन में रखते हैं और इस पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक, दैट इज रिटन बाय वैन हॉर्न। इससे पहले भी हमने आपको एक आध क्वेश्चन इस बुक से रेफर किया था, तो प्रॉब्ली आपके पास ये बुक अवेलेबल होगी, अदरवाइज ये बुक हमारी गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है। आए हम देखते हैं क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। द जेंटलर कंपनी करंटली हैज अ सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम। Payments are made by all customers to the central billing location. It requires on the average 4 days for customers mailed payments to reach the central location. क्या हो रहा है बेटा? कंपनी जो कर रही है बिलिंग वो सेंट्रलाइज लोकेशन से करती है। से आपकी इस कंपनी के पूरे पाकिस्तान के ऑपरेशन हैं और ये बिल इशू कर रही है फ्रॉम कराची, जहाँ पे अपने आपने अकाउंटिंग हेड ऑफिस बनाया हुआ है। जब बिलिंग वहां से हो रही है तो आप सबको उस इनवाइस के ऊपर लिख रहे होंगे जी कि आप हमें पेमेंट्स यहाँ पर भेजें, कराची में भेजें। तो पेमेंट्स आर मेड बाय ऑल कस्टमर्स टू द सेंट्रल बिलिंग लोकेशन। वो सेंट्रल जो बिलिंग लोकेशन थी उसी पे भेज रहे हैं। इट रिक्वायर्स ऑन द एवरेज 4 days फॉर कस्टमर्स मेल्ड पेमेंट्स टू रीच द सेंट्रल लोकेशन। कह रहे हैं ऑन एवरेज 4 दिन लग जाते हैं सिर्फ डाक को कराची पहुंचने में। से आपकी कोई पेमेंट कराची से आ रही है, कोई लाहौर से आ रही है, कोई पिंडी से आ रही है, कोई गिलगित से आ रही है, तो अगर वो पोस्ट ऑफिस के जरिए आ रही है तो 4 दिन लग रहे हैं। एन एडिशनल 1.5 days आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस पेमेंट्स बिफोर अ डिपॉजिट कैन बी मेड। अब चेक आपके पास पहुंच गया। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको ये बातें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ रही होंगी, और जो जॉब्स नहीं कर रहे तो जब जॉब करेंगे तो उनको फिर ये बातें मेरी रिकॉल होंगी और वो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकेंगे। An additional 1.5 days are required to process payments before a deposit can be made. आपके पास चेक आया, आप अपने पास रिकॉर्ड करते हैं कि भाई हमें ये फलानी पार्टी ने भेजा और इसको आप अपनी बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं, तो आपके उसमें भी डिपॉजिट होने में भी 1.5 days लग जाते हैं। ठीक है, जबकि हमारे मुल्क में, ये अमेरिकन बुक है, हमारे मुल्क में आज भी 3 days लगते हैं। ठीक है, द फर्म हैज एवरेज firm has a daily average collection of 500,000. The company has recently investigated the possibility of initiating a lock box system.
लॉक बॉक्स सिस्टम ऐसा होता है जैसे आपने पोस्ट ऑफिस में पीओ बॉक्स देखे होंगे, या आप अभी बैंकों में जाते होंगे तो जहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे कि एक ना लंबा सा एक बॉक्स पड़ा होता है जिसको लिखा होता है क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्टेड हेयर और यूटिलिटी बिल्स थ्रू चेक्स एक्सेप्टेड हेयर। तो ये एक तरह का लॉक बॉक्स है। इसमें क्या होता है कि आप इनको मुख्तलिफ लोकेशंस पे रख देंगे, ठीक है। और ये लोकेशंस क्या होंगी, जैसे कराची की कराची में कोई लोकेशन होगी, लाहौर के लाहौर में कोई लोकेशन होगी, एंड मुख्तलिफ लोकेशंस हो सकती हैं, या आपका डिफरेंट बैंकों के साथ अरेंजमेंट हो सकता है, बैंक करफला के साथ, बैंक अल हबीब के साथ, या नेशनल बैंक के साथ, कि जी हमारा ये लॉक बॉक्स आपके ब्रांच, सेंट्रल ब्रांच, मेन ब्रांच में अवेलेबल होगा। अच्छा जी, उससे क्या होगा बेटा, इट हैज एस्टिमेटेड दैट विद सच अ सिस्टम customers mailed payments would reach the receipt location 2.5 days sooner। इस तरह करने से क्या होगा कि जो पेमेंट्स हमें पहले 4 डेज में आती थी ना, ठीक है बेटा, वो आप कितने दिन में आ जाएंगी, 2.5 days सूनर। तो कितना टाइम लेंगी वो, इट मींस 1.5 days हमारे वो कंज्यूम करेंगी, ठीक है। शाबाश अतीब। फर्दर द प्रोसेसिंग टाइम कुड बी रिड्यूस्ड बाय 1 additional day because lockbox bank would pick up mail deposit twice daily। और जो बेटा हमारे पास चेक आता था फिर हम उसको जमा कराते थे और हमारा 1.5 दिन लग जाता था, अब क्या हो रहा है कि लॉक बॉक्स का एक हमने बैंकों को दे दिया ठेका, और बैंक क्या करेंगे 2 times इन अ डे, एक सुबह 10-11 बजे वो चेक कर लेंगे कितने चेक्स आपके आए हैं, वो बैंक में जमा हो जाएंगे, और इसी तरह एक शाम को 4 बजे कितने चेक्स आपके आए हैं वो उसमें जमा हो जाएंगे। तो ये भी फर्दर रिडक्शन हो रही है 1 एडिशनल डे की। तो बेटा पहले कितने दिन आपके लगते थे कि चेक आपके अकाउंट में आता था, दैट इज 5.5 days, ठीक है। पहले आपके लगते थे 5.5 days, 4 + 1.5, कस्टमर से आने में 4 दिन लगते थे, प्लस 1.5 दिन आपको डिपॉजिट कराने में लगते थे, टोटल 5.5 days आपके लग रहे थे। अब आपके कितने दिन लग रहे हैं बेटा, 2 days। शाबाश, वेरी गुड। अब आपके लग रहे हैं 2 दिन। जी सादिक साहब, मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा अब हमारे 2 दिन लगेंगे, ठीक है। कैसे 2 दिन लगेंगे, आए इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहले ये सिचुएशन थी, ठीक है बेटा, 5.5 days। अब क्या होगा आफ्टर लॉक बॉक्स, it has estimated that with such a system customers mailed payments would reach the receipt location 2.5 days sooner। पहले बेटा पहुंची थी 4 days में, अब वो पहुंच जाएंगी 1.5 डे में, ठीक है, 1.5 डे में, ठीक है। कैसे, यहां पे हम बता भी देते हैं। 4 में से 2.5 डेज हमने निकाल दिए, तो अब हमारे 1.5 डे लगेंगे, ओके। प्लस क्या होगा बेटा, प्लस ये हो रहा है कि फर्दर द प्रोसेसिंग टाइम कुड बी रिड्यूस बाय 1 एडिशनल डे। प्रोसेसिंग टाइम में कितना टाइम लगता था पहले, 1.5,
ठीक है बेटा, और अब ये कम होके कितना रह जाएगा 0.5, दैट इज 0.5। ठीक है बेटा, तो अब हमारा टाइम लग रहा है 2 days। क्लियर, ये सबको बात क्लियर हो गई? जी सादिक साहब, हम आज पढ़ रहे हैं कैश मैनेजमेंट फ्रॉम सीमा P1, दैट इज चैप्टर नंबर 2। और इस वक्त हम क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ वैन हॉर्न, एंड इट इज़ अ पेज नंबर 459 इन द शॉर्ट फॉर्म, जो हमने आपको कॉपी शेयर की हुई है। उसमें ये एक क्वेश्चन है कैश से मुतल्लिक। तो कैश, ये टॉपिक जब आपको समझ आएगा, उसके लिए हम एक ग्राउंड बना रहे हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है बेटा, डिटरमिन द रिडक्शन इन कैश बैलेंस दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ ए लॉक बॉक्स सिस्टम। अब ये क्या क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। तो बेटा, रिडक्शन इन टाइम कितनी हो गई? 3.5 डेज रिडक्शन हो गई है, 3.5 डेज। जी बेटा, तो हमें अपना जो कैश है ना, जो पहले 5 दिनों में मिलता था, 5.5 दिनों में मिलता था, अब कितने दिनों में मिल रहा है? 2 दिनों में। ठीक है बेटा, और डेली हमारी कलेक्शन कितनी थी? दैट इज 500,000। ओके, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बेटा? डिटरमिन द रिडक्शन इन कैश बैलेंसेस दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ ए लॉक बॉक्स सिस्टम। अब हमारा क्या होगा बेटा? पहले हमारा पैसा ब्लॉक रहता था, दिस मच, ठीक है, और अब ब्लॉक रहता है दिस मच। ठीक है, तो जो हमारा पैसा रिलीज हो गया, दैट इज दिस मच। ओके, determine the reduction in cash balances that can be achieved through the use of a lock box system। अब बेटा क्या होता था, आपको चेक मिल जाते थे, ठीक है, उस पार्टी ने तो पेमेंट कर दी थी ना, 4 डेज में आपके पास चेक आते थे, फिर 1.5 डेज आप लगाते थे, 5.5 डेज आपके इसी प्रोसेस में कंज्यूम होते थे, आपका बैलेंस होता था 2.75 मिलियन। अब आपका बैलेंस हुआ करेगा 1 मिलियन। ठीक है बेटा, तो अब हमारा पैसा जो ब्लॉक रहेगा वो 1 मिलियन होगा, और हमारे 1.75 मिलियन रिलीज हो जाएगा। ये कैश हमें मिल गया, ये कैश हमें मिल गया। आए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। डिटरमिन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम assuming a 5% रिटर्न ऑन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बेटा, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये आंसर हो गया हमारा ए का। अब आते हैं बी का। बेटा ये पैसे आपको मिल जाएंगे ना, 1.75 मिलियन आपको मिल गए। पहले आपके पैसे ब्लॉक रहते थे इतने, अब इतने ब्लॉक है, ये आपको रिलीज हो गए। आप इसे क्या कर सकते हो, 5% पे कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो आप 87,500 अर्न कर सकोगे। ठीक है बेटा, क्या कर सकोगे? 87,500 आप अर्न कर सकोगे। और ये किस तरह आ रहा है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये इस तरीके से है। डिटरमिन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम
assuming a 5% return on short term instruments. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है प्रेजेंट सिस्टम? अभी प्रेजेंट सिस्टम से हम आ रहे हैं लॉक बॉक्स सिस्टम पे, ठीक है। प्रेजेंट सिस्टम हमारे क्या कर रहा है, इतने पैसे ब्लॉक करके रख रहा है इन कंपैरिजन टू लॉक बॉक्स, और हम इसके ऊपर कमा सकते थे 87,500। अब आते हैं सी पार्ट। इफ द एनुअल कॉस्ट ऑफ द लॉक बॉक्स सिस्टम वर 75,000। अब देखो बेटा, जब हम लॉक बॉक्स का अरेंजमेंट करेंगे तो डेफिनेटली बैंक हमसे पैसे मांगेगा ना, कि भाई मैं, वो बैंक बिजनेस कर रहा है ना, कोई खुदा तर्सी पे काम तो नहीं कर रहा। वो हमारे लिए लॉक बॉक्स खोल के जब बैठेगा, कोई बंदा रखेगा जो उसमें से रोजाना वो चेक चेक करेगा और फिर जमा कराएगा एंड सो ऑन। इस काम के लिए बैंक मांग रहा है आपसे 75,000। इफ द एनुअल कॉस्ट ऑफ द लॉक बॉक्स सिस्टम वर 75,000, शुड सच अ सिस्टम बी इनिशिएटेड? तो हमारे पास इनकम आएगी 87,500 और खर्चा हमारा हो रहा है 75,000, ठीक है। तो हमें बेटा फायदा कितने का हो रहा है? 12,500 का। तो हमारा अगर क्वेश्चन ये है कि इफ द एनुअल कॉस्ट ऑफ द लॉक बॉक्स सिस्टम वर 75,000, शुड सच अ सिस्टम बी इनिशिएटेड? जी, हमें लॉक बॉक्स का सिस्टम इनिशिएट कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह करने से क्या हो रहा है कि हमारी कलेक्शन जो है वो जल्दी हो रही है, और उस जल्दी होने से हमें 12,500 का नेट बेनिफिट भी हो रहा है, ठीक है। और हम लेस रिस्की भी हो गए, क्योंकि बेटा जितनी देर में कैश मिलता है ना, आपका बिजनेस उतना ही रिस्की रहता है। ओके, तो पहले ये सिचुएशन थी कि 5.5 डेज में आ रहा है, और अब हमने लॉक बॉक्स का अरेंजमेंट किया है, जिससे क्या हो गया है, रिडक्शन इन टाइम। रिडक्शन इन टाइम भी कितना हो गया है कि 3.5 डेज कम हो गए। जब 3.5 डेज कम हुए तो बेटा हमारा जो पैसा रिलीज हो जाएगा ना, जो बैंकों की नजर रहता था या पोस्ट ऑफिस की नजर रहता था, अब वो जल्दी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक दफा दोबारा देख लें, जिन्होंने थोड़ी सी लेट क्लास ज्वाइन की थी, फिर आगे एक और क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। ओके, आए इसका जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है उसको भी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि जो इसमें सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम्स होती है ना बेटा, उसका आंसर उन्होंने दिया होता है। ये देखें, टोटल टाइम सेविंग आ गई 3.5 days। टाइम सेविंग इनटू डेली एवरेज कलेक्शन, दैट इज रिडक्शन इन कैश बैलेंसेस अचीव्ड 3.5 into 500,000 1.75 million। इसके ऊपर आगे 5% आप अर्न कर सकते हैं 87,500। Since the opportunity cost of the present system 87,500 exceeds the cost of the lockbox system 75,000, the system should be initiated. The system should be initiated. Okay? तो आपको कुछ आइडिया हुआ बेटा कि क्या क्वेश्चन था और क्या आंसर आ रहा है इसका? अभी आपको सिर्फ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कैश कितना इंपॉर्टेंट है। आपने कैश को जल्द अज जल्द रिकवर करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं बेटा अभी। जी बेटा, ये क्वेश्चन है, दैट इज एग्जांपल अवेलेबल ऑन पेज नंबर 45 ऑफ सीमा P1। एग्जांपल है, जरा इसको 1-2 मिनट रीड कर लें, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं।
आओ बेटा, कैश मैनेजमेंट। रेयान कोट्स owns a chain of 7 cloth shops. इनके 7 आउटलेट्स हैं. Taking at each shop are remitted once a week on Thursday evening to the head office. टेकिंग्स क्या है? यानी कि जो कैश कलेक्शंस होती हैं हमारी एट ईच शॉप आर रिमिटेड वंस अ वीक. हमने जितनी भी कैश कलेक्शन की उसको एक दफा हफ्ते में भेज दिया जाता है. कब? थर्सडे वाले दिन, थर्सडे की शाम को, टू द हेड ऑफिस, एंड आर देन बैंक टू एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. हम पूरे हफ्ते की जो कैश होती है बेटा वो जुमरात की शाम को भेज देते हैं हेड ऑफिस, और जुमे को वो बैंक में जमा करा दी जाती है. एज बिजनेस इज एक्सपेंडिंग, Ryan Coates has hired an accountant to help him. The accountant gave him the following advice. Sales revenue at the 7 shops total 1.95 million last year at a constant daily rate, but you were paying bank overdraft charges at a rate of 11%. You could have reduced your overdraft cost by banking the shop takings each day. आप क्या करें? अभी आपको ओवरड्राफ्ट लेके चलना पड़ रहा है जिसके ऊपर आप 11% इंटरेस्ट दे रहे हैं. कह रहा है आप इसको ओवरड्राफ्ट को कम कर सकते हैं. कैसे? जो भी आपकी शॉप की टेकिंग्स आ रही हैं, जो शॉप की कलेक्शन आ रही है, उसको बैंक कर दें ईच डे, रोज के रोज. You could have reduced your overdraft cost by banking the shop taking each day, except for Saturday takings. सैटरडे वाली आपकी टेकिंग जो है ना वो जमा नहीं हो सकेगी. क्यों? संडे को छुट्टी होती है. सैटरडे टेकिंग्स कुड हैव बीन बैंक्ड ऑन मंडे. ठीक है बेटा. Comments on the significance of this statement stating your assumptions. These shops are closed on Sundays. ये shops जो हैं वो संडे को क्लोज रहती हैं, या ये आप समझ लें कि बैंक जो हैं वो संडे को क्लोज रहते हैं. ठीक है बेटा. तो क्या हो रहा है अभी अरेंजमेंट? मंडे वाली जो कैश कलेक्शन है वो भी फ्राइडे को जमा हो रही है. ट्यूसडे वाली कलेक्शन भी फ्राइडे को जमा हो रही है. वेडनेसडे वाली भी फ्राइडे को जमा हो रही है. थर्सडे वाली भी फ्राइडे को जमा हो रही है. और फ्राइडे वाली कब जमा हो रही होगी बेटा? जी, नेक्स्ट फ्राइडे. ठीक है, वेरी गुड. क्योंकि हमने कब जमा करानी होती है? जस्ट फ्राइडे को. तो ये वाली आप चली आएगी नेक्स्ट फ्राइडे, और ये वाली सैटरडे वाली भी नेक्स्ट फ्राइडे को. ओके. तो अभी हमारा क्या, ये अभी हमारा है प्रेजेंट अरेंजमेंट. और प्रपोज अरेंजमेंट क्या है बेटा जो अकाउंटेंट ने दिया है? क्योंकि बेटा आप अगर क्वेश्चन को पढ़ें, क्या बताया गया क्वेश्चन में? इन 2 लाइनों में क्वेश्चन है.
Ryan Coates owns a chain of 7 cloth shops. Taking at each shop are remitted once a week on Thursday evening. जी बेटा अतीब क्या हुआ? थर्सडे इवनिंग टू द हेड ऑफिस. अब थर्सडे तक जितने भी कैश कलेक्शन हुई, देखें इस थर्सडे तक क्या क्या कलेक्शन होगी, या चलो इधर हम ऐसा करते हैं डेट भी डाल लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. इसी वीक को चला लेते हैं जो अभी वीक हमारे पास गुजर रहा है. हमारे पास ये वीक स्टार्ट हुआ था ऑन 16 अगस्त, सॉरी 17 को मंडे था. ठीक है, फिर आएगा क्या 18 अगस्त. क्लियर हो गई, ये डेट आ गई, ये डे आ गया, ये भी डे है, और इनके साथ भी कोई हम डेट डाल देते हैं. ये बेटा कर देते हैं हम सेल का डेटा, ये या कलेक्शन ले लेते हैं, कलेक्शन, और ये है डिपॉजिट. जो 17 को कलेक्शन होगी वो कब पहुंचेगी बेटा हेड ऑफिस? 21 तारीख को. ठीक है, और ये सारे ट्यूसडे वाली भी 21 को, ये 17 21 को पहुंचेगी, ये 18 भी 21 को पहुंचेगी, ये 19 वाली भी 21 को पहुंचेगी, ये 20 वाली भी 21 को पहुंचेगी. अब ये जो 21 को हुई है फ्राइडे की, ये बेटा कब पहुंचेगी? 28 अगस्त को, क्योंकि फ्राइडे की पूरी कलेक्शन कब खत्म होगी? फ्राइडे की शाम को. तो इसने कब जाना है? जुमरात को. ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई अब? क्लियर है सबको, या कोई डाउट आ रहा है तो बताएं. ठीक है बेटा, अब हमारे पास नया प्रपोज अरेंजमेंट क्या आ रहा है, इसी को कॉपी कर लेते हैं. 17 वाली कब जमा होगी? नो नो, सेम डे कैसे होगा बेटा? ये यू कुड हैव रिड्यूस योर ओवरड्राफ्ट कॉस्ट बाय बैंकिंग द शॉप टेकिंग्स ईच डे. अब हमारी जो टेकिंग्स होती हैं यानी कलेक्शन होती है वो कब कंप्लीट होगी बेटा? मंडे को. मंडे वाली कंप्लीट होगी मंडे की शाम को, तो हम इसको कब जमा कराएंगे? ट्यूसडे को. ठीक है, और ट्यूसडे को डेट क्या है? 18 अगस्त. ठीक है, तो बेटा ये होगा कलेक्शन और डिपॉजिट का पैटर्न. ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. 17 की जो कलेक्शन है बेटा वो जमा होगी 18 को, क्योंकि 17 की शाम को, जैसे अगर हमारा क्लोज हो रहा है 7 बजे 8 बजे बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो क्या इसी टाइम हम बैंक जाके जमा करा सकते हैं? नहीं, ये नेक्स्ट डे जमा होगा. लाइक वाइज 18 की 19 को, 19 की 20 को, 20 की 21 को, 21 की 22 को, और 22 की मंडे, संडे वाले दिन जमा नहीं हो सकती. ठीक है, क्योंकि संडे क्लोज होता है, तो ये जाके होगी जमा मंडे को. ओके, तो बेटा इस तरह करने से क्या हो रहा है हमारे पास, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं. इस तरह करने से ये हो रहा है
कि मंडे वाली टेकिंग्स ट्यूसडे को जमा हो सकती हैं, ठीक है, ट्यूसडे वाली वेनसडे, वेनसडे वाली थर्सडे, थर्सडे वाली फ्राइडे, फ्राइडे वाली सैटरडे एंड सैटरडे वाली मंडे। ओके, तो बेटा ये जो मंडे वाली थी पहले कब पहुंचनी थी, ये फ्राइडे को बैंक में, अब कब पहुंच रही है, ट्यूसडे को। तो कितने दिन जल्दी पहुंच रही है, 3 days। ठीक है बेटा, कैसे, देखो पहले होती थी ये फ्राइडे को, अब पहुंच गई ट्यूसडे को, तो बीच में हमारे कौन कौन से दिन आ गए, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब जमा हो रही है ट्यूसडे को, पहले जमा होती थी फ्राइडे को, तो 3 दिन अर्ली आ गए। यहाँ पे 2 days, यहाँ पे 1 दिन, यहाँ पे कोई दिन का फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे कितने दिन का फर्क पड़ा, अब ये फ्राइडे वाली आ गई है सैटरडे को, ठीक है, जबकि यहाँ पे आती थी नेक्स्ट फ्राइडे, तो कितने दिन का फर्क हमें पड़ता था, दैट इज 6 days। और ये वाली आ गई है फ्राइडे की जगह अब मंडे, दैट इज 4 days। तो ये हमारे डेज जो है ना वो सेफ हो रहे हैं। जी बेटा, अब हमें पता लग रहा है कि हमारा कैश कितने दिन जल्दी रिसीव हो रहा है। तो ये वाला कॉलम जो है एम है, ये सबको समझ आ रहा है। तो बेटा ये दिन भी हमने लिख दिए कि किस किस दिन वो जल्दी कलेक्शन हो रही है, ये हमने डेज भी लिखी। जी बेटा, आप कोई क्वेश्चन है तो बताएं। दिस इज द प्रेजेंट अरेंजमेंट, दिस इज द प्रपोज अरेंजमेंट। ठीक है, तो हमें ये जो मंडे वाली कलेक्शन है 3 दिन जल्दी मिल रही है, 2 days, 1 day, 6 days एंड 4 days। आए अब हम देखते हैं क्या करना है। तो इन टोटल ये हमें 16 days जल्दी मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन आ गई है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट रेट ऑफ 11% आ ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली 11 को डिवाइड बाय करके 365 से 0.03% अ डे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि कैसे प्रोसीड कर रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं ना कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। एनुअल टेकिंग कितनी है बेटा, 1.95 मिलियन, और हम कहते हैं जी साल में हमसे 312 दिन काम कर रहे हैं। क्यों, 365 दिन होते हैं ना, और 52 तो हो गए संडेज, तो वो तो निकल गए। इसका मतलब है 6250 अ डे हमारी कलेक्शन है। ठीक है बेटा, 312 दिन हमारी बिजनेस की वर्किंग है। ये बात समझ आ गई। यूजिंग द अप्रॉक्सीमेट ओवरड्राफ्ट
बेटा अगर आप प्रेजेंट के कैलकुलेट करोगे ना, इन दोनों का डिफरेंस ही निकाला है ना हमने। से इसका आ रहा है एग्जाम्पल 20, इसका कितना आ रहा होगा 4, और इन दोनों का डिफरेंस ही है ये 16। ये हमने नए सिस्टम से नहीं निकाला, ये हमने दोनों का डिफरेंस निकाला है। अच्छा जी, using the approximate overdraft cost of 0.03 a day, the cost of holding 6,250 for one day instead of banking it is $1.875। कि अगर आपकी एक दिन की जो कलेक्शन है, ठीक है, वो एक दिन डिले होती है तो आपको ओवरड्राफ्ट पे करना पड़ता है 1.875। ठीक है बेटा। और अगर आपकी यही कलेक्शन एक दिन जल्दी मिल जाती है तो आपका ओवरड्राफ्ट इतने से कम हो जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट सबको समझ आ गया? ए पॉइंट में कोई डाउट है तो बताएं। बी सबको समझ आ गया? सी को मैं रिपीट कर देता हूं। ए और बी क्लियर है सबको? जी सोबिया, आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा? बी पॉइंट में बेटा ये हो रहा है कि 1.95 मिलियन पूरे साल की कलेक्शन है। तो एक दिन की कलेक्शन क्या होगी? हम संडे को काम नहीं करते हैं तो संडे को बीच में से निकाल दिया तो 365 इन अ डेज में से 52 वीक्स हमने लेस कर दिए तो 312 या 313 दिन रह गए। तो हमने 1.95 को 312 से डिवाइड कर दिया तो एक दिन की कलेक्शन आ गई, दैट इज 6250। जी अभी भी नहीं समझ आई बात सोबिया? गुड। सी पॉइंट पे आ रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ। सी सी में क्या हो रहा है बेटा, हमें ये पता लगा कि 6250 अगर एक दिन डिले हुए, ठीक है, कैसे क्या बता रहा है? यूजिंग द अप्रोक्सीमेट ओवरड्राफ्ट कॉस्ट ऑफ 0.03 अ डे, जो यहाँ निकाली है, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, कि अगर हमने एक दिन होल्ड कर लिया किसको, $6250 को, फॉर वन डे, इंस्टेड ऑफ बैंकिंग, हमने उसको बैंक में जमा कराने के बजाय अगर होल्ड कर लिया तो हमारा ओवरड्राफ्ट आएगा 1.875। ठीक है, अगर देर से जमा हुआ तो हमने अगर बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक हमें इतना चार्ज करेगा। 6250 को हमने 0.03 से मल्टीप्लाई कर दी। बैंकिंग all takings up to Thursday evening of each week on Friday morning involves an unnecessary delay in paying cash into the bank। जो हमारा प्रेजेंट अरेंजमेंट चल रहा है, हम जो कैश को जमा कराते हैं जुमे वाले दिन, ये डिले कर रहा है हमारे कैश को। Banking all takings up to Thursday evening of each week on Friday mornings involves an unnecessary delay in paying cash into the bank. The cost of this delay would be either the opportunity cost of investment capital for the business or the cost of avoidable bank overdraft charges। दोनों तरफ से बेहतर बात समझाई जाती है, मैं आपको दोनों बातें समझाता हूँ। पहले आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। अगर बेटा आपकी कलेक्शन जल्दी जमा होना शुरू हो जाएगी, आपकी कलेक्शन जल्दी बैंक में जमा होना शुरू हो जाएगी तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि आपके पैसे जल्दी मिल रहे हैं तो बैंक आपका ओवरड्राफ्ट कम होगा। जब ओवरड्राफ्ट कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम होगा। द कॉस्ट ऑफ अवॉइडेबल बैंक ओवरड्राफ्ट चार्जेस। ठीक है, और अगर इस पॉइंट से समझना है, से आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट नहीं लिया हुआ, आपने बैंक को ये कहा कि मैं जो तुम्हारे पास पैसा रखूंगा, जितना भी बैलेंस मेंटेन करूंगा, उसके ऊपर आपने मुझे 0.03 पर डे इंटरेस्ट देना है। तो अगर आपकी पैसे डिले से पहुंचेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप पैसे जल्दी पहुंचा दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर द business। It is assumed here that the overdraft cost is higher and is therefore more appropriate to use। It is also assumed that for interest purposes funds are credited when bank, जैसे ही हमें फंड्स मिले हम उसको बैंक में जमा कराते हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा बेटा? In 1 week total number of days delay incurred by Friday banking is 16। एक वीक में आपने देख लिया कि अगर हम उसके पैसे जमा करा रहे हैं तो हमें 16 दिनों का फायदा हो रहा है।
At a cost of 1.875 a day, the weekly cost of Friday banking is $30. एक वीक में हमें 16 दिनों का फायदा हो गया था, ठीक है, और हमारे पास ये आ गए थे $30 एंड द एनुअल कॉस्ट ऑफ फ्राइडे बैंकिंग वाज 30 इंटू 52 वीक्स है 1560। और अगर हमारी ये पेमेंट इसी तरह ही डिले होती रही, यानी कि जुमे वाले दिन जमा होती रही, तो हमें ये इतनी कॉस्ट करेगा। ओके, अदरवाइज इतनी अगर हमारे ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट आ रही है तो वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम ये वाला पॉइंट देखें, पहला वाला पॉइंट, तो इतना हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है तो इतने से हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। और सिंस इस क्वेश्चन में बात ही उन्होंने ओवरड्राफ्ट की थी, तो आपके अगर पैसे इस तरह जमा होना शुरू हो गए, जो कि आपको अकाउंटेंट ने हेल्प की थी, तो आपके साल के $1560 सेव हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करेंगे 170 रुपए के रेट से, तो 2,65,200 रुपये आपके सेव हो रहे हैं। जी बेटा, अब आपके क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई पॉइंट समझ नहीं आया कोई बात नहीं, जो समझ आया है पहले उसको अडॉप्ट कर लें। ठीक है जी। 1560 वाली बात बेटा ये है, आपको पता लग गया कि एक वीक को भी सिर्फ हमने एनालाइज किया था, सिर्फ एक वीक को, तो कितने डेज का फर्क पड़ रहा था। हमारी जो कलेक्शन है ना वो 16 डेज अर्ली आ गई थी। क्या आ गई थी बेटा? 16 डेज अर्ली जमा होना शुरू हो गई। और अगर एक दिन की कॉस्ट है 1.875, तो उसको हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया $30। और अगर पूरे साल को देखना है तो 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 1.56। ओके, अच्छा बेटा, अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, जिनको जो पॉइंट समझ नहीं आए वो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये पढ़ें आप जरा क्वेश्चन। पहले हमने क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि अभी ये टॉपिक हमारे लिए नया है, हम इसको अंडरस्टैंड कर लें पहले। ठीक है सादिक साहब, ये इतना भी बहुत है कि क्वेश्चन समझ आ गए। क्वेश्चन समझ आ जाए ना बेटा, तो फिर बाकी साहब काम बंदा कर लेता है। ए पॉइंट क्लियर सबको, बी पॉइंट सबको क्लियर। अब सी पॉइंट पे आते हैं। सी इनफैक्ट ए और बी से ही निकला है बाहर। आमना बेटा, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यू आर पेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट चार्जेस एट ए रेट ऑफ 11%। बैंक ओवरड्राफ्ट कब आता है बेटा? जब आपका बैलेंस से बैंक में था 100 रुपीज, और आपने पैसा 100 रुपये से ज्यादा निकलवा लिया, तो फिर क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट आएगा ना। ठीक है, अब बैंक में ओवरड्राफ्ट कैसे चलता है ये भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये बैंक का नेम आ जाएगा, से एमसीबी बैंक है।
ऊपर बैंक का नाम आता है, मोनोग्राम आएगा, जिस बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट होती है उसका नाम, उसका बिजनेस, ब्रांच का नेम, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा डेट ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट। यहाँ पे सामने आ रहा होगा बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, एंड सो ऑन, स्विफ्ट कोड और IBAN एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे बेटा क्या चल रहा होता है, डेट, यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, वो बता देगा डेबिट है, क्रेडिट है, क्या है। और फिर आपकी यहाँ ट्रांजेक्शन आ जाएगी। से हमारा ओपनिंग बैलेंस था 100,000 ओवरड्राफ्ट, ठीक है, क्या आ गया, ओवरड्राफ्ट। तो बैंक इस पे क्या चार्ज करेगा बेटा, इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर आपके पास से आज डिपॉजिट आ गया है 200,000, कितना डिपॉजिट आ गया, 200,000, अब आपका बैलेंस कितना हो जाएगा बेटा, 100,000। अब क्या बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, नहीं। तो जैसे ही आपकी कलेक्शंस आती रहेंगी ना, आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। तो यहाँ पे वो बता रहा है, बट यू वर पेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट चार्जेस। बैंक ओवरड्राफ्ट चार्जेस क्यों पे कर रहे होगे बेटा, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया होगा तो पे कर रहे होंगे ना। और ओवरड्राफ्ट हम क्यों लेते हैं, कि हमारे पास कलेक्शन नहीं होगी, हमारे पास शॉर्टफॉल आ रहा होगा, हमने कैश बजट इससे पहले पढ़ चुके हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास डेफिसिट आ जाता है। जब भी डेफिसिट आएगा डेफिनेटली हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा, अगर हमारे पास कोई और अरेंजमेंट नहीं है। बेटा अगर हमने से अभी आपके सामने एग्जांपल बनाई है, हमारे पास डिपॉजिट आया है 55,000, तो मेरा ओवरड्राफ्ट होगा कि नहीं होगा, स्टिल 45,000 का ओवरड्राफ्ट होगा। इस पे बैंक मुझसे कर्जा लेगा ना, इंटरेस्ट लेगा। ठीक है बेटा, चलो जी, वो हमने किया था वैन हॉर्न की बुक से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक से। अच्छा जी, अब आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट में बेटा हमें पता लग गया कि एक दिन का है 0.03 पर डे, और एक दिन की कलेक्शन होती है 6250, ठीक है। तो अगर हम जल्दी जमा करा देंगे पैसे, तो मेरा ओवरड्राफ्ट एक दिन का कितना सेव हो जाएगा, 1.875, ठीक है। जैसे अभी आप ये देखते हैं, यहीं पे समझाता हूँ, से आपकी आ रही है कलेक्शन 6250, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर निकालें 3%, वो कितना बन रहा है बेटा, 30.03%, ठीक है, ओके। और ये पैसे मुझे मिल गए, इसके ऊपर अब मैं निकालूं तो कितना बन रहा है, 28.13, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1.875 का। अब देखो, अगर ये पैसे मुझे मिल गए नेक्स्ट डे, ठीक है, तो मेरा ओवरड्राफ्ट कितना कम हो गया है, बाय 1.875। और अगर ये मुझे जाके अभी ना मिलते तो मेरा ओवरड्राफ्ट ज्यादा रहता ना। जितनी जल्दी हमें पैसे मिलेंगे, हमारा ओवरड्राफ्ट क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। यूजिंग द approximate overdraft cost 0.03 a day, the cost of holding 6250 for one day instead of banking it is 1.875। अगर आपने 6,250 रुपए बैंक में जमा ना कराए, अगर बैंक में जमा ना कराए, यही बात वो कर रहा है सी में। यूजिंग द approximate overdraft cost 0.03 a day, the cost of holding 6,250 फॉर वन डे, अगर आपने एक दिन होल्ड किया
तो क्या क्यों होल्ड किया और बैंकिंग में ना किए, बैंक में जमा ना कराए, तो आपको बेटा इंटरेस्ट पड़ेगा 1.875 और वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको जमा ना कराया तो ये आपको 30 फी पे करने पड़ेंगे, और अगर जमा करा दिया तो 28.13 पे करने पड़ेंगे। आपका इतना ओवरड्राफ्ट कम हो गया। अब यही बात जब आ गई समझ आपको एक दिन के लिए, तो आपके कितने दिन के सेव हो रहे थे बेटा? 16 दिनों के पैसे सेव हो रहे थे। कब सेव हो रहे थे? हर हफ्ते। ठीक है, जैसे आपको अगर मैं यहाँ पे समझाऊं बात कि हमारे हैं यहाँ पे समझ 52 वीक्स। ठीक है बेटा, दिस इज द फर्स्ट वीक, दिस इज द सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड सो ऑन। ये सारे हमारे वीक्स हैं। ये 52 वीक्स आ गए। ठीक है, तो आपकी हर वीक बेटा कितनी सेविंग हो रही है? दैट इज ऑफ 30। हर हफ्ते आपको जल्दी पैसे मिल रहे हैं ना, तो 30 यहाँ पे आपको सेव हो गए। तो टोटल वीक्स कितने हैं? 52। तो आपके 1560 जो है ना ओवरड्राफ्ट चार्जेस वो सेव हो जाएंगे। 1550 1560 जो डॉलर्स हैं ये आपके सेव हो जाएंगे अगर आप ये वाला अरेंजमेंट कर लेते हैं। जी बेटा, आप बताएं। क्वेश्चन प्लीज। जी बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज कर लें कि हम कहें कि जो टेकिंग्स है ना वो उसी दिन जमा हो रही है, फिर क्या होगा क्वेश्चन के साथ? वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एंड वर्किंग कैपिटल इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में आएंगे ना, तो बेटा आप देख सकते होगे सबसे ज्यादा आजकल जॉब्स में जो तनख्वाहें होती है ना वो बैंकिंग सेक्टर की होती हैं। वो सारा इसी से खेल रहे होते हैं। आज से नहीं, हमेशा से बैंकिंग सेक्टर की तनख्वाहें ज्यादा रही हैं, क्योंकि वो इसी कैश से खेलते हैं डेली बेसिस पे और अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। ओके, ये बुक से आप पढ़ लीजिएगा। एनीवे अब हम आते हैं, अगर हम डेली की बेसिस पे डेली में जमा कराते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है बेटा? इसी को कॉपी कर लेते हैं जरा ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक है, यहाँ 0। ठीक है, और ये पहले जाती थी नेक्स्ट फ्राइडे को। ठीक है, और अब ये जाएगी कब? सैटरडे की सैटरडे को ही। तो कितने दिन का फर्क आ गया हमारे पास? 5 डेज का। ठीक है, तो अब अगर हम इन सबको सम करें तो ये बेटा 15 का इम्पैक्ट लेके आ रहा है अगर सेम डे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को चेंज करके भी देख सकते हैं। हाँ, इस तरह का एक क्वेश्चन शायद यहाँ पर भी हो, उसको देख लेते हैं।
जी बेटा, ये भी किस तरह का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। The Perezzini Food Company has a weekly payroll of 150,000 paid on Friday. On average, its employees cash their checks in the following manner. आपकी वीकली पेरोल है, आप उनके अकाउंटों में पैसे भेज देते हैं। ठीक है, डे चेक क्लियर्ड ऑन कंपनीज अकाउंट, परसेंट ऑफ चेक्स कैश्ड। आप जितनी आपके एम्प्लॉइज हैं उसमें से 20% जो लोग हैं ना, वो फ्राइडे को ही आपका चेक कैश करा लेते हैं, 40% मंडे को कराते हैं, 25% ट्यूसडे को कराते हैं, 10% वेडनेसडे को कराते हैं और 5% थर्सडे को कराते हैं। ठीक है बेटा, एज ट्रेजरर ऑफ द कंपनी हाउ वुड यू अरेंज योर पेरोल अकाउंट, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में बेटा क्या बात हो रही है, आए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आप अभी क्या कर रहे हैं, 150,000 ना फ्राइडे को दे रहे हैं वीकली पेरोल। ठीक है, और आप अपने बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए निकाल देते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को चेक दिए ना, वो क्या कर रहे हैं बेटा, फ्राइडे को लोग आ रहे हैं 20%। ठीक है, फिर आ रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, मंडे को आ रहे हैं 40, 25, 50, 10 एंड 55%। ठीक है, इसका अगर हम सम लेके देखें बेटा, तो ये पूरा बन रहा है 100%। तो आपको क्या चाहिए कि आप डेट के 1.5 लाख फ्राइडे को बैंक में रख दें या क्या करें। जी बेटा, आप सारे पैसे फ्राइडे को नहीं रखेंगे, 20% आप रखेंगे ऑन फ्राइडे, 40% ऑन मंडे एंड 25% ऑन ट्यूसडे, 10% ऑन वेडनेसडे एंड 5% ऑन थर्सडे। इस तरह करने से बेटा क्या होगा कि आपके पैसे बैंक अकाउंट से फ्राइडे को नहीं निकलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सपोज कर लेते हैं कि आपका ना फ्राइडे को बैलेंस था, या फ्राइडे से पहले थर्सडे को बैलेंस था 3 लाख रुपए। ठीक है, तो जब ये 1.5 लाख रुपए निकल गए तो क्या रह जाएगा, 1.5 लाख ही। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं 400,000। चलो आपके पास रह गया 2.5 लाख। और अगर आपने ये अरेंजमेंट किया, जो नया अरेंजमेंट हम सपोज कर रहे हैं, तो हमारे पास फ्राइडे को रह जाएंगे दिस मच 370,000। ठीक है, और इसी तरह मंडे को रहेंगे आपके पास दिस मच एंड सो। तो बेटा आपके पास पहले वाले केस में क्या हो रहा है, 250 आपके पास है ऑन फ्राइडे, आपने 1.5 लाख के 1.5 लाख उस वक्त निकाल दिए। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि आपके पैसे
इस तरीके से कैश नहीं हो रहा कि सारे लोग फ्राइडे को लेके जा रहे हैं, कुछ इस परसेंटेज से चल रहे हैं, ये ऑन एवरेज परसेंटेज है। तो आपके पास डेली में ज्यादा बैलेंस आ रहा है। ठीक है बेटा, कितना बैलेंस आ रहा है? आपका ज्यादा बैलेंस आ रहा है। और अगर आप इसका डिफरेंस निकालना चाहो, तो ये आपका डेली बैलेंस सेव हो गया और इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इस केस में क्या हो रहा था, आपका 2.5 लाख का बैलेंस था, आपको उस 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि आप यहाँ पे आपका बैलेंस है 370, 310, 272,500, 257,500, यानी कि ये इंक्रीजिंग बैलेंस है। ठीक है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इट, और अगर कोई और आपको कैश की जरूरत पड़ गई तो ये उस वक्त भी काम आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई बात समझ आई? बेटा ये बुक ऑलरेडी गूगल ड्राइव में मौजूद है जी। हम अकॉर्डिंग टू विड्रॉल जिस तरह लोग कर रहे हैं उतने ही पैसे हम उस बैंक अकाउंट में रखेंगे। ठीक है बेटा, और इसमें उनका सेकंड पार्ट था, वो पूछ रहे हैं आर देयर एनी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व? जी हाँ, इसमें प्रॉब्लम इन्वॉल्व है। वो ये कि ये हमने एवरेज देखी थी, अगर सारे लोग ही फ्राइडे को आ गए तो चेक क्या हो जाएंगे? बाउंस, और हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और हमारी रेप्यूट भी खराब होगी। तो पहले हमने कलेक्शंस के हवाले से देखा, अब यहाँ पे हमने पे रोल के हवाले से देखा है। इसमें आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझसे पूछें। जैन भाई, हमने सपोज किया कि हमारे पास 4 लाख का बैलेंस था, तो अगर हम सारी सैलरी उसी दिन दे देंगे तो कितना रह जाएगा? 2.5 लाख। हमारे पास बैंक बैलेंस कम हो गया ना। हमारा जितना बैंक बैलेंस पड़ा रहेगा उस पे ही हमें प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम अपने पैसे खामखा क्यों एक ही दिन में निकाल दें, जब वो बैंक से कैश ही इस प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है जैन साहब, तो बेटा हमें क्या करना चाहिए? हमें 30,000 फ्राइडे को बैंक अकाउंट में प्लेस करें, 60,000 मंडे को, 37,500 एंड सो ऑन। ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जाने चाहिए ताकि, अच्छा मैं इसमें चलो एक बार बेटा बात आपको और भी समझा देता हूँ। एक हमारा होता है कलेक्शन अकाउंट, ठीक है, एक होता है हमारा चेकिंग अकाउंट, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट किस्म के अकाउंट है। कलेक्शन अकाउंट के ऊपर ना बेटा आपको मिलता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यू अर्न, ठीक है। और चेकिंग अकाउंट पे नो इंटरेस्ट यू अर्न, ठीक है। रादर अगर ओवरड्राफ्ट हो गया ना तो देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप क्या करते हैं यूजली, जो हमने बिजनेस कर रहे होते हैं हम अपना सेपरेट रखते हैं कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। और जब हमने पेमेंट करनी होती है तो हमारा एक होता है सेपरेट चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट बेटा होता है, जिस तरह आपको बात समझ आ जाएगी, पेमेंट के लिए, पेमेंट पर्पस के लिए हम मेंटेन करते हैं। और जो कलेक्शन अकाउंट है बेटा वो किसके लिए मेंटेन करते हैं? नाम बता रहा है, कलेक्शन के लिए। या जिस तरह हमने बात की थी अभी क्वेश्चन में, उसने इसको वर्ड यूज किया था टेकिंग्स, तो एक ही बात है, टेकिंग्स यूज कर लें, कलेक्शन यूज कर लें। तो आप बेटा क्या, जो कैश मैनेजमेंट की जाती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हमारी सेल के जितने भी पैसे हैं वो आए सेपरेट कलेक्शन अकाउंट में। किसमें आए?
ताकि हमें पता लग सके हमारी कलेक्शन क्या हो रही है। और जब हमने पेमेंट करनी होती है ना, तो वो पैसा हम प्लेस कर देते हैं इन चेकिंग अकाउंट। अब आप समझ लो कि आपके पास कलेक्शन अकाउंट में पैसा था 4 लाख रुपए, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि इसमें पैसा था आपके पास 4 लाख रुपए, ठीक है। तो क्या होगा, आपको इस अकाउंट पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट यू अर्न करते हो। लेकिन अगर आपने यहां से ही आज ही 1.5 लाख रुपए निकाल दिए होते, तो आपके पास कितना बैलेंस रह जाता, 2.5 लाख रुपए। तो आप आपको 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते। इसका हमने क्या पर्पस किया होता है कि हम 1.5 लाख पहले दिन ही नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। हमने ये जो 1.5 लाख निकाला है ना, इसको पहले दिन ही फ्राइडे को नहीं निकाल देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम हर फ्राइडे को निकालेंगे 30,000, मंडे को 60,000, ट्यूसडे को 37,500, वेडनेसडे को 15,000 एंड थर्सडे को 7,500। तो हमारे पास ये बैलेंस मेंटेन रहेगा हमारे कलेक्शन अकाउंट का, और हम इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे, ठीक है। और चेकिंग अकाउंट में हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए हर डे को। अब आप थोड़ा सा इस पे कंफर्टेबल हुए या अभी भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं। जी बेटा, ये 20% एक एस्टिमेट है ऑन एवरेज। जब भी वो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व। जी बेटा, इसके अंदर इन्वॉल्व प्रॉब्लम ये आ सकता है कि ये जो परसेंटेजेस है ना, ये चेंज हो जाए। जैसे अमूमन ईद के दिनों में क्या होता है, लोग जल्दी पैसा निकाल लेते हैं। अब हो सकता है वो ये एवरेज फॉलो ना करें, और मेरे जैसा बंदा होता है ना, वो तो पहले दिन ही निकाल लेता है, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा और भी सोचते हैं। आप कह रहे हो ये 120,000 60,000 कैसे लिया है, कौन सा 120 और 60? ये बेटा ये डिफरेंस निकाला है। देखो, आप भी आपका फ्राइडे को क्या बैलेंस बन रहा है, जब हम 30,000 रिलीज कर रहे हैं 370, और यहाँ पे क्या कर दिया था हमने फ्राइडे को 250, इन दोनों का डिफरेंस निकाला ये। फिर अगले दिन क्या होगा, 310 और 250 का डिफरेंस 60, एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। सादिक साहब, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, पहले वाला जो अरेंजमेंट है हमारा प्रेजेंट अरेंजमेंट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख वीकली पे रोल है, ये फ्राइडे को ही ट्रांसफर कर दी। जब फ्राइडे को ये ट्रांसफर कर दी वीकली पे रोल 1.5 लाख, तो हमारे पास बैलेंस कितना रह जाएगा, 450,000। एग्रीड? अच्छा जी, फिर क्या होगा, ठीक है, शाबाश, चलो समझ आ गया। अब इस नए सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं कि हम सारा पैसा 1.5 लाख का 1.5 लाख एक दिन में नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं 30,000। जब 4 लाख में से 30,000 निकाल दिए तो बेटा कितना रह जाएगा फ्राइडे को बैलेंस, 30,000, ठीक है। ये हमारा बैलेंस रह गया, फिर 310 एंड सो ऑन। तो ये हमने निकाला है, हमारा बैलेंस कितना मेंटेन रहेगा इन एक्सेस टू प्रीवियस अरेंजमेंट। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा बेटा, अब कुछ क्वेश्चन ये आ रहा है कि जी हम कलेक्शन अकाउंट और चेकिंग अकाउंट को दोबारा एक्सप्लेन कर दें। कलेक्शन अकाउंट क्या होते हैं बेटा, दिस इज टू कलेक्ट योर प्रोसीड्स। इसके अंदर आपकी जो कलेक्शन फ्रॉम रिसीवर्स है ना, वो सारी आ गई, विच मे बी थ्रू कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स की जो रिकवरी है। और चेकिंग अकाउंट क्या होता है बेटा, दिस इज वी यूज फॉर पेमेंट पर्पस। जब पेमेंट हमने करनी होगी तो इस अकाउंट में पैसे हम ट्रांसफर करते हैं, अदरवाइज इसका बैलेंस हम ना नील रखते हैं। इसका बैलेंस यूजली नील होता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हम नो इंटरेस्ट वी अर्न। अगर हमारे यहाँ ओवरड्राफ्ट आ जाएगा तो हमें यहाँ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कलेक्शन अकाउंट में हम अपने बैलेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बैलेंस
हमारा होगा, हमें बैंक उतना ही इंटरेस्ट और प्रॉफिट देगा। तो बेटा यहाँ पे हम लेते हैं नमाज की ब्रेक, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद आके इसकी थ्योरी के पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नमाज की ब्रेक के बाद। जी बेटा, ये मैंने आपके लिए और इसको रीशेड्यूल किया है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि दिस इज द प्रेजेंट अरेंजमेंट, और इसमें हमारे पास ये सिनेरियो है। इससे हमारे पास थर्सडे को बैलेंस था 400,000 का, ठीक है, और आपने फ्राइडे को सैलरी ट्रांसफ़र कर दी या सैलरी के चेक दे दिए, तो आपके पास से 1.5 लाख चले गए, तो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा बेटा? 250,000। ओके। और इसी तरह यहाँ पे भी आप सैलरी का चेक दे रहे हो, लेकिन कब? जब जब आपको एस्टिमेट हो रहा है कि ये बंदे अब आएंगे, ठीक है। से हमने कहा फ्राइडे को आते हैं 20% लोग, ठीक है, तो हमने उसके पैसे निकाल दिए। अब हमारा बैलेंस ये रह जाएगा 370,000। ओके, 310 एंड सो ऑन। तो बेटा अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा था कितना? 250 पे से हम कहते हैं जी हमारा इंटरेस्ट था 5%। तो कितना बनेगा बेटा? 12,500, ठीक है, और डिवाइड हम करते हैं से 360 से, ताकि पर डे निकल आए। तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे से हमारा पर डे ना इंटरेस्ट यही आ रहा है। ठीक है बेटा। यहाँ कर देते हैं सैटरडे, यहाँ कर देते हैं संडे। तो हमारा हर रोज का जो प्रॉफिट है
वो यही आता रहेगा। ठीक है, तो आप पूरे हफ्ते में कितना इंटरेस्ट अर्न करोगे? दैट इज 208.33। ओके, ये आपका आ जाएगा वीकली इंटरेस्ट। और अगर जब आप ये बैलेंस मेंटेन करोगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा इंटरेस्ट? यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। जी बेटा, अब आपके पास इस पे बैलेंस आएगा 370 था, इसका लिया हमने 5% डिवाइड बाय 360, तो यहाँ आपने प्रॉफिट अर्न किया 51.39। यहाँ पे भी यही रहेगा, यहाँ भी यही रहेगा। ठीक है, अच्छा बेटा, अब यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हर रोज चेंज होता जा रहा है। अब आप इस सब का इंटरेस्ट जब काउंट करोगे ना, तो आप कमा रहे हो 305.56। तो कौन सा आपके लिए बेहतर है बेटा? जी बेटा, अब कोई इसकी शेप आई है, आपको जरा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। ठीक है, और अगर हम चाहें तो बेटा इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा डिफरेंस कितना था, 120 का। ठीक है, 120 का यहाँ पे भी रहा, 120 का यहाँ पे भी रहा, और यहाँ पे आगे हमारे पास आ गया था ये 60,000 का। ठीक है, यहाँ पे हो गया था ये 22,500 का, और इसी तरह इसको भी यहाँ पे भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास बैलेंस चला। अब इसके ऊपर अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय 5% डिवाइड बाय 360, तो ये बन गया, इनका सम लें अगर तो बन जाता है 62.50। और अगर अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है बेटा, इसमें कहाँ फर्क आ रहा है? बहरहाल चलो, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि न्यू अरेंजमेंट जो है उसका कोई रीज़न होगी, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके साथ शेयर कर लेंगे, या आप लोगों को डिग आउट हो तो आप बता देना। तो दिस इज द प्रेजेंट अरेंजमेंट। उसके अंदर हमें इंटरेस्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि हमने सारे पैसे उसी दिन रिलीज कर दिए। और न्यू अरेंजमेंट में हमें क्या अरेंजमेंट पड़ेगा? तो बेटा ये है सूरत हाल। ठीक है, तो आपने भी जब किसी भी जगह जाके फाइनेंस मैनेजर लगना है या मैनेजमेंट करनी है, 51.39 हमने बेटा कहाँ लिया है? ये वाला इंटरेस्ट। अच्छा, ये इंटरेस्ट इस तरह है ना बेटा, देखो 370 का बैलेंस रह गया ना, इसके ऊपर हम कह रहे हैं 5% हम कमा रहे हैं। इंटरेस्ट हमने कर दिया है, सपोज हमें बैंक दे रहा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, तो हमारे पास पर डे इंटरेस्ट क्या आएगा वो हमने निकाल लिया। दिस इज पर डे, ये इस बैलेंस के ऊपर आया, क्योंकि 30,000 चले गए, अब हमारे पास बैलेंस ये रह गया, इसके ऊपर हम कमाएंगे 51.39। अब सैटरडे को भी ये बैलेंस था, संडे को भी ये बैलेंस था, फिर मंडे को ये ट्रांसफर कर दिया तो ये बैलेंस रह गया, एंड सो ऑन। तो कलेक्शन अकाउंट क्या होता है बेटा? इसके ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, क्योंकि इसके अंदर आप बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और ये हम यूज करते हैं टू हमारे कलेक्ट करने के लिए, हमारी प्रोसीड्स को कलेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं।
इसके अलावा एक होता है चेकिंग अकाउंट। इसमें हमारे पास यूजली कोई इंटरेस्ट हमें बैंक नहीं देता, क्योंकि हम इसको हम सिर्फ पेमेंट के लिए यूज करते हैं, सिर्फ पेमेंट के लिए। ओके, तो इसमें हमारा बैलेंस यूजली जो बेटा रहता है नील। तो जब भी हमने पेमेंट करनी होगी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक होगा हमारा कलेक्शन अकाउंट, एक होता है चेकिंग अकाउंट। और आपको ये पता लग गया है, चेकिंग अकाउंट होता है फॉर पेमेंट और कलेक्शन अकाउंट होता है फॉर कलेक्शन। इसके ऊपर हमारा होता है इंटरेस्ट रेट यूजली हायर, इसलिए हम इसे मेंटेन करते हैं फंड। ठीक है, इसमें हम बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट यूजली होता ही नहीं है, और अगर हो भी तो कम होता है। और जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, बैंक विल चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट, तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाएगा। ठीक है, और इसमें हम यूजली बैलेंस नील मेंटेन करते हैं। जब भी हमने पेमेंट करनी होगी बेटा, तो हम फंड्स ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम कलेक्शन अकाउंट टू चेकिंग अकाउंट। ये एग्जांपल समझाता हूँ आपको। देखो, से हमारे पास अभी बैलेंस था 4 लाख, हमने ये कहा है ना क्वेश्चन में, सपोज किया था हमारा ये फंड कलेक्शन अकाउंट का बैलेंस है 4 लाख। जब मैंने सैलरी पे करनी है, कहाँ से पे करनी है? चेकिंग अकाउंट से। तो पुराने अरेंजमेंट में ये हो रहा था कि मैं 1.5 लाख यहां से निकालता हूं और यहां पे ट्रांसफर करता हूं। इस अकाउंट से निकल के बेटा, ये कलेक्शन अकाउंट को हम एक रंग दे देते हैं, यहां से निकल जाएंगे और इस अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब 1.5 लाख यहां से निकले और यहां आ गए। फिर यहां पे क्या होगा, लोग सैलरी का चेक लेकर आएंगे और ये बैलेंस भी खत्म कर देंगे। जैसे हमने कहा कि जी से फ्राइडे को ये आ रही थी पेमेंट्स, तो फ्राइडे को इतने पैसे हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, सैटरडे को हमारे इतने पैसे, मंडे को इतने पैसे निकल जाएंगे एंड सोन। तो इस तरह हमारे क्या होता जाएगा, चेकिंग अकाउंट का जो बैलेंस है ना बेटा, वो ये आ जाएगा। तो ये भी बाय द एंड ऑफ द थर्सडे ये जीरो हो जाएगा। अब आप क्या करते हो, कोशिश कि ये 1.5 लाख फौरन ना निकाल दो। इस अरेंजमेंट के तहत आप क्या ये करोगे, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ दोबारा। जो नया अरेंजमेंट हो रहा है, आप 1.5 लाख नहीं निकालोगे, बल्कि आप क्या निकालोगे, यही काम फ्राइडे को निकालोगे 30,000। ठीक है, आपके पास बैलेंस रह जाएगा दिस माइनस दिस 370,000। यहां पे आप ये बैलेंस कम करते जाओगे। ठीक है, दिस इज योर थर्सडे बैलेंस। ओके, इसको कलर हम वही रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और बेटा यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आएंगे 30,000। ठीक है,
नए अरेंजमेंट में क्या होगा बेटा, आपके पास फ्राइडे को आएंगे 30,000 और 30,000 ही आपके पास से चले जाएंगे, बैलेंस नील। ठीक है, और यही सूरत हाल आपके पास हर रोज होगी, क्योंकि चेकिंग अकाउंट हमने रखा होता है सिर्फ पेमेंट के लिए। हम यहाँ पे फंड ट्रांसफर इन कराएंगे और यहाँ से फंड्स आउट हो गए। तो पुराने अरेंजमेंट में ये तरीकेकार चल रहा था, नए तरीके सिस्टम में ये तरीकेकार चलेगा। ओके, अब आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। आपने यही काम करना है बेटा हर बैंक में जाकर, हर ऑर्गेनाइजेशन में, कि फंड की डेली मॉनिटरिंग करनी है, डेली बैंक रिकंसिलिएशन बनानी है, अदरवाइज आप बहुत मेस में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है बेटा, आप कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। जी बेटा, अच्छा क्वेश्चन है कि हम ये काम कलेक्शन अकाउंट से क्यों नहीं करते। बेशक कलेक्शन अकाउंट हमने रखा होता है जस्ट फॉर कलेक्शन। अब आपने देखना होगा कि आपको सेल्स कितनी आई है, सेल्स कितनी कलेक्ट हुई है। अगर आपने एक ही अकाउंट बनाया होता, इसमें सेल के पैसे भी आ रहे हैं, सैलरियां भी दे रहे हैं, तो आपके लिए बेटा मुश्किल। आप देखो इसकी जो, ये कौन सी साइड है, ये पेमेंट साइड है। बैंक में जो है ना, ये डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, और ये बैलेंस है। ये इनफैक्ट ये सब चीजें जो है ना बेटा, यहाँ जो दिखा रहे हैं ये बैलेंस में आ रही है। ठीक है, और क्रेडिट में अगर कोई चीज आएगी तो वो क्या आएगी, सिर्फ प्रोसीड्स आएंगी। अभी देखो उसे क्रेडिट पे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो क्रेडिट में अगर कुछ चीज आएगी तो सिर्फ कलेक्शन आएगी। ठीक है, और डेबिट में अगर आ रही है तो हम ये फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। जबकि चेकिंग अकाउंट जो है, इसके डेबिट में भी फिगर नजर आ रही होंगी आपको और क्रेडिट में भी नजर आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे पैसा आ रहा है और हम उसको पे कर रहे हैं। ठीक है आमना, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन है तो बताएं। फराज आपको आंसर हो गया या अभी क्वेश्चन है तो बताएं। ठीक है काशान, मैं चेक करता हूँ आपका पॉइंट जो आप कह रहे थे फ्राइडे। जी ये टैली हो गया। जी बेटा, अब आपके कोई क्वेश्चन हैं तो बताएं। चेकिंग अकाउंट, कलेक्शन अकाउंट समझ आ रहे हैं? गुड, चलो अच्छा हुआ, ये थोड़ी सी डेलिब्रेशन हुई है, इससे ही आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दिस इज सीमा P1 और हम चैप्टर के स्टार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा बेटा, आप ये बताओ कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में हो तो क्या जरूरी है उसके पास कैश भी अवेलेबल हो? जी बेटा। अच्छा यासिर साहब कह रहे हैं जी सर, यस सर। महाद गुल साहब भी कह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है बात महाद जी? हमारा पैसा कुछ अकाउंट रिसीव में ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। आए इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज द टॉपिक कैश फ्लो एंड प्रॉफिट्स। Trading profits and cash flow are two different things. A company can make losses but still have a net cash income from trading. उसके accounting losses हो सकते हैं लेकिन net cash income उसके पास हो. A company can also make profits but have a net cash deficit
ऑन इट्स ऑपरेशंस। ठीक है, अब कैश कैसे आ सकता है बेटा, ये सारी बातें लिखी गई हैं। कैश मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ट्रांजैक्शन which has nothing to do with profit or loss. For example, an issue of shares or loan stock for cash has no immediate effect on profit. आपने क्या किया, शेयर्स इशू कर दिए और लोन ले लिया है कैश के लिए, तो क्या आपके कैश तो बढ़ जाएगा ना, लेकिन बेटा इसका प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट वाले आइटम नहीं है। क्योंकि ये सोर्स ऑफ कैश तो है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कब होता है, जब आप चीजें सस्ती खरीद के महंगी बेचेंगे। Similarly, an increased bank overdraft provide a source of cash for payments, but is not reported in the income statement. अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया, आपके पास कैश तो आ गया, but it is not a income. Cash may be paid for the purchase of non-current assets, but the charge in the income statement is depreciation, which is only a part of assets cost. अब आपने एसेट तो पूरी वैल्यू को खरीदा, लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आएगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा। इसकी वजह से भी बेटा ट्रेडिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो डिफरेंट होते हैं। When a non-current asset is sold, there is a profit or loss on sale equal to difference between the sale proceeds and the net book value of the asset in the statement of financial position at the time it is sold. तो आपको प्रॉफिट वो आ जाएगा, लेकिन कैश क्या आएगा, जो उसकी सेल प्रोसीड्स होंगी। ये बातें सारी अब आप प्रोजेक्ट अप्रेजल चैप्टर का पढ़ने के बाद समझते हो। Cash flow also differ from trading profits due to changes in the amount of the company's inventories, receivables, and payables. Profit is sale minus cost of sales, and operational cash flows is the difference between cash received and cash paid from trading. Okay, बेटा, ये बेटा कुछ तरीकेकार हैं जो कि कैश बजट में हमने किए थे और यहाँ पे भी रिवाइज हो रहे हैं, इनको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक नजर जरा इस रोमन 3 पॉइंट पे डालें, फिर हम आगे चलते हैं। आप जरा डालें, जरा इसको देखें। जी बेटा, ये हमारे पास है रिसीवेबल एंड डेटर अकाउंट। ये जब हम पहले शुरू में पढ़ चुके हैं, तो दिस इज एन एसेट अकाउंट, और एसेट का डिफॉल्ट बैलेंस जो होता है ना, वो क्या होता है बेटा, डेबिट। ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। अच्छा जी, पहली एंट्री समझ आ गई, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। अच्छा जी, इसको हम लिखते जाते हैं 1 पॉइंट, ये इसको सामने कर। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी एक खोल लेते हैं ताकि इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा बेटा, सेकंड आ गया पॉइंट, क्रेडिट सेल। जब आप क्रेडिट सेल करते हैं, क्या एंट्री करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और यहाँ पे सेल्स की एंट्री आ जाएगी, एंड सेल्स इट इज अ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स की एंट्री यहाँ पे आती है। फिर बेटा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। इस तरह यहाँ ओपनिंग बैलेंस है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे आता है। ओके, और से अगर आपका ओपनिंग बैलेंस था 100, सेल आपने की 400 की,
तो टोटल रिसीवेबल कितना हो गया बेटा? 500। ठीक है, ये हमारे पास फिगर आ जाएगी। और हम कहते हैं जी क्लोजिंग हमारे पास मौजूद है 200 का। तो आपने रिसीट्स कितनी की होंगी? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 500 माइनस क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 300। ओके, तो बेटा यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, इसको पढ़ लें। ये लाइनों में लिख दिया गया है, वो हमने टी अकाउंट बना लिया है। अब बेटा हम समझते हैं ये फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट को एक नजर मारें। जिस तरह बेटा हमने ये डेटर बनाया ना, इस तरह हम बनाएंगे अभी दो अकाउंट और। वन इज फॉर क्रेडिटर एंड वन इज फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगेन हमारा एसेट होता है। ठीक है बेटा, एग्रीड। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे आएगा। अच्छा, इन्वेंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें परचेजेस करनी पड़ती हैं। जब हम परचेजेस करते हैं बेटा तो उसकी एंट्री क्या करते हैं? परचेजेस डेबिट या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ओके, तो ये हमारा इन्वेंट्री का अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट है, तो ये डेबिट हुआ और यहाँ पे आ गया है अकाउंट्स पेबल। ठीक है, अच्छा बेटा ये तो होगी परचेजेस की एंट्री जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी पढ़ी थी। अच्छा, फिर क्या होता है बेटा? हमने इस मटेरियल को इशू करना होता है। तो इशू होकर मटेरियल कहाँ जाता है? वर्क इन प्रोसेस में। और ये जो इन्वेंट्री अकाउंट है, परचेज अकाउंट, ये क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। इन्वेंट्री अकाउंट क्या है? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली बेटा ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि ये वर्क इन प्रोसेस ने इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो जाना है? फिनिश गुड्स में। और फिनिश गुड्स ने इवेंचुअली किस में चले जाना होता है? हमने बैक फ्रेश कॉस्टिंग पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ठीक है, ये तो ये हमारे पास चला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो अगर हमारी परचेजेस 500, क्लोजिंग बैलेंस है, चलो इसको यूं कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ये 600 कर देते हैं। तो बेटा ये 700 की टोटल हमारे पास माल हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हुआ 200 का, तो 500 का हमने क्या कर दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले ली। या चलो इसको ऐसा करते हैं और कम करते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा बेटा? ये जो है अकाउंट्स पेबल का अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स या सप्लायर्स या अकाउंट्स पेबल, कोई भी ले लो आप, पेबल का अकाउंट है। अब बेटा जो ये है लायबिलिटी, और लायबिलिटी बाय डिफॉल्ट क्या होती है? क्रेडिट होती है। ठीक है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है ना बेटा, ये इस साइड पे आएगा, ये इस तरफ होगा। ठीक है,
और इसका क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे आएगा। अभी आपको कंफर्टेबल आ जाता है, सब्र करो। ठीक है बेटा, तो ओपनिंग बैलेंस ऐसे हम कहते हैं 150। तो बेटा ये जो हमने एंट्री की है, ये वाली परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, तो इसमें अकाउंट्स पेबल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और कब हो रहा है, जब परचेजेस हो रही हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस। तो परचेजेस हमने कितने की थी, 200 की। तो टोटल हमने अभी जो पे करना है अपने सप्लायर्स को, दैट इज 150 प्लस 200, दैट इज 350। और अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस अभी मौजूद है से 95, तो आप कितना कैश पे कर चुके हैं, दैट इज 350 माइनस 95, 255 कैश पे कर चुके हैं। ओके, तो बेटा हमने क्या करना होता है, हमने ये जो अकाउंट सारे बनाए हैं अभी आपके सामने, जैसे रिसीवेबल का बनाया, तो हमने मालूम किया यहाँ से कैश रिसीव्ड, और यहाँ से मालूम किया है कैश पेड। और ये कैश पेड उस वक्त तक मालूम नहीं हो सकता था जब तक ये इन्वेंट्री अकाउंट ना बनता। तो ये जो डेटा आपके सामने बना हुआ है, दैट इज सेइंग सेम थिंग, द कैश पेमेंट टू सप्लायर, कैश पेमेंट टू सप्लायर, जबकि यहाँ पे हम मालूम कर रहे थे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ओके, हाँ ये एग्जांपल हमारे पास 2.1 अवेलेबल है, इसको जरा पढ़ लें। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 2.1, जी बेटा इसमें आपसे रिक्वायर्ड है कैलकुलेट द प्रॉफिट्स एंड ऑपरेशनल कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम द ईयर्स ट्रेडिंग। आपने प्रॉफिट भी मालूम करना है और ऑपरेशनल कैश फ्लो भी मालूम करना है। ठीक है, assume that beta achieved sales revenue in a particular year of 200,000 and the cost of sales were 170,000। तो बेटा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, $30,000। वेरी गुड, शाबाश फराज। बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे भाई, बोर हो गए हो क्या? अच्छा जी, एनीवे ये आ गया बेटा आपके पास प्रॉफिट। अब वो बता रहा है कि इन्वेंट्रीज थी हमारे पास 12,000, पेबल से 11,000 एंड रिसीवर से 15,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, and at the end of the year inventories were 21,000, payable 14,000 and receivables 24,000। तो हम यही डाटा जो सारा है ना, ये अपने पास प्लेस करते हैं। सेल्स हमने ले ली बेटा 200,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में दी गई है। अच्छा जी, ओपनिंग रिसीवेबल्स कितने हैं, 15,000। ओके, अच्छा जी, क्लोजिंग रिसीवेबल्स कितने हैं बेटा, 24,000। तो कैश कितना रिसीव किया होगा आपने, 191,000। एग्रीड बेटा इसमें सारे, गुड शाबाश। तो ये हमारे पास आ गया रिसीवेबल का डाटा बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 170,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लिख देते हैं 170,000।
अच्छा जी, इन्वेंट्री कितनी थी? 12,000 ओपनिंग और 21,000 क्लोजिंग। तो 12,000 आ जाएगी ओपनिंग और 21,000 आ जाएगी क्लोजिंग। तो बेटा अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो 170,000 और क्लोजिंग हो 191,000, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस था आपके पास 12,000, तो आपने परचेजेस कितनी की हैं? दैट इज 179,000। आपने परचेजेस की हैं 179,000 की। कैसे पता लग रहा है सब कुछ? कि देखो ओपनिंग बैलेंस आपके पास 12,000, क्लोजिंग बैलेंस है 21,000 और कॉस्ट आपने कर दी है 170, ठीक है। तो आपको यहां से पता लग गई परचेजेस। ओके, अच्छा बेटा, अब हम आते हैं क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स ओपनिंग कितने थे? 11,000 और क्लोजिंग में 14,000। तो यहाँ आ गया 11,000 और यहाँ आ गया 14,000। तो बेटा कैश पेड आ जाएगा 176,000। कैसे? 11,000 था आपका ओपनिंग और परचेजेस आपने कर ली 179 की। ये परचेजेस निकाली है ना, टोटल हो गया 190। 190 में से 14 आपने पे करने थे, तो इसका मतलब है 176 आपने पे किए। तो अगर आप बेटा आप यहाँ सिनेरियो बनाए कि कैश रिसीव्ड हुआ है 190,000, ठीक है, और कैश पेड हुआ है 176,000, ठीक है, तो कितना बैलेंस आ रहा है बेटा? 15,000 हमारे पास एक्स्ट्रा कैश आया। जबकि प्रॉफिट कितना हुआ था बेटा? 30,000। यहां देख लो आप कि सामने ये सिनेरियो आ गया है कि कैश कुछ और हो सकता है और प्रॉफिट कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था, कैलकुलेट द प्रॉफिट्स एंड द ऑपरेशनल कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम द ईयर्स ट्रेडिंग। तो हम 2.1 पे अगर जाके इसका आंसर देखें तो बेटा ये इसका आंसर बनाया गया है उन्होंने, दैट इज 30,000 आ रहा है प्रॉफिट और कैश फ्लो आ रहा है 15,000। हमने भी ये सारा काम किया है, लेकिन हमने कर दिया है थ्रू लेजर्स एंड थ्रू अकाउंट्स, और इन्होंने इस तरीके से किया। तो ये आपके सामने आंसर आ गया है 30,000 एंड 15,000, ठीक है बेटा। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझसे अभी पूछ लें, 2-4 मिनट अभी हमारे पास हैं। या अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ना है तो इस चैप्टर को पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, आपकी लाइफ बना सकता है ये चैप्टर। और कभी भी कैश को हल्का नहीं लेना। कैश के बगैर इंसान की जिंदगी ही नहीं गुजरती। तो कैश के ऊपर आपके कंट्रोल्स बहुत टाइट होने चाहिए। विदाउट प्रॉफिट आप सरवाइव कर लोगे, विदाउट कैश आप सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो जो आपके होमवर्क हैं आज वो मैं आपको बता देता हूँ। ये शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी बहरहाल होमवर्क हम डिस्कस कर लें। होमवर्क है बेटा पेज 34 पे एक एग्जांपल है, ये आपने करनी है। ऑल फ्रॉम सीमा P1। और फिर क्वेश्चन नंबर है 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर है 2.4, ठीक है, और क्वेश्चन है 2.2। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2.1 किया है, आपने 2.2, 2.3, 2.4 ये सब आपके होमवर्क है, ठीक है बेटा। और होमवर्क क्या है कि ये चैप्टर नंबर 2 पूरा स्टडी करना है, ठीक है। ये आज आप शायद स्टडी ना कर सको, लेकिन
आप नेक्स्ट वीक तक आपने चैप्टर 2 भी स्टडी करना है, चैप्टर 3 भी स्टडी करना है नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमने रिवीजन करनी है। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 पढ़कर अपना कोर्स खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आज आपने सिर्फ, आज जो आपको होमवर्क है वो ये है, दिस वन नोट कर लो। हो सकता है कि मैं अगर ना भी प्लेस कर सका तो पेज नंबर 34 पे एक एग्जांपल है, दिखा देता हूं आपको। बेटा ये एक एग्जांपल है, ठीक है, सॉरी, ये कैश बजट से मुतल्लिक है, आपने पहले की हुई है, ठीक है, नई चीज नहीं है कोई। पेज नंबर 34 पे दिस इज द, ठीक है, ये आपने करनी है एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, बल्कि एक एग्जांपल और भी ले, नोट कर लो, रुको अभी। ये जो एग्जांपल है ना रिसीवेबल वाली, दैट इज ऑन पेज नंबर 33, ये भी दे देते हैं आपको होमवर्क। 33 पेज पे भी एक एग्जांपल है, मेरा ख्याल था कि आज कराऊंगा लेकिन टाइम नहीं मिला। और ये ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।